हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एग्ज़ाम ऑर्बिट में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कार्बेंस कंपाउंड में डिस्कस कर रहे थे इथेनॉल। इथेनॉल कंप्लीट हो गया था, यूजेस करा दिए उसके, और उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था इथेनोइक एसिड के बारे में। इथेनोइक एसिड वही इथेनोइक एसिड वही अपना CH3COOH। ठीक। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था विनेगर में, ठीक है, होता है कितना, 5 से 8% में। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि स्मेल बहुत इसकी पंजेंट होती है विनेगर जैसी, मतलब आपने अगर कहीं पे इसे डाला या यूज़ किया तो ऐसा होगा नहीं कि आपको घर में मतलब इसकी महक ना आ जाएगी, क्योंकि ये एसिड है। तो मैक्सिमम एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, तो सोर टेस्ट है उसका। बॉइलिंग पॉइंट इसका 391 होगा। मैं बता चुका हूँ, लेकिन बस बता दे रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि स्टार्टिंग से नहीं बताया। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो वाटर में हर तरीके से हर प्रोपोर्शन में मिसिबल है, और सिर्फ वाटर नहीं, अल्कोहल ईथर में भी। ठीक है। तो वाटर, अल्कोहल, ईथर, ठीक है, ऑल प्रोपोर्शंस में मिसिबल है। ठीक है। तो ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अल्कोहल जानते हो, ईथर भी होता है। ठीक है। दिन मैंने बताया था कि क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट जो इसका होता है ना, इथेनोइक एसिड का, वो 290 केल्विन होता है। ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ समझिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपने इसे जमा दिया, अगर, ये मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी सुनिए, इसे, जो इसमें क्रिस्टल्स बनते हैं, वाइट बनते हैं और ग्लेशियर जैसा लुक आता है इसका, तभी से बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है। तो इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये हम लोगों ने जो बात की साइक से फिजिकल प्रॉपर्टीज है, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक। अब स्टार्ट करते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CH3COOH। समझते चलिएगा, है ना। पहली चीज, ये एसिड है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। ACBR, AC एसिड के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, और BR, B है आपका ब्लू, R है आपका रेड। ठीक है। एंड दिस इज फॉर एसिड। तो यहाँ पे मैं ट्रिक आपको रिवील कर दे रहा हूँ। तो क्या होता है, एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कलर के लिटमस में चेंज कर देता है, मतलब रेड कलर में चेंज कर देता है। ठीक है। तो किस कलर में टर्न करेगा, एसिड ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड कलर में चेंज कर देता है। ठीक। याद रहेगा। और इसका अपोजिट बेस में हो जाएगा। ठीक। बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू कलर में चेंज कर देगा। ठीक है। तो अकबर याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक। तो अब यहाँ पे जरा बताइए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, CH3COOH। अगर मैं इसके साथ में ब्लू लिटमस लूँ, ठीक है, तो क्या करेगा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, पूरा लिख दूँ भाई, ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन लूँगा तो ये क्या करेगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक।
क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, इथेनॉल क्या है ना, एक वीक एसिड है। किससे? HCl से। ठीक। लेकिन अगर कोई बोले कि क्या कहते, क्या ये रेड कलर में नहीं देगा, चेंज नहीं करेगा किसे, जो आपका क्या है लिटमस सॉल्यूशन को, तो लिटमस सॉल्यूशंस को ये HCl CH3COOH सारे के सारे एसिड कलर तो ब्लू का रेड ही करेंगे, कुछ भी हो। ठीक। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पीएच, ठीक है, वो कलर में चेंज आएगा। ठीक। तो कभी किसी का क्वेश्चन आया ना कि सर कि वो तो स्ट्रांग नहीं है, वो वीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक। तो ये बात याद रखिएगा। एक मतलब नॉर्मल से अगर मैं आपसे बात करूं रिएक्शंस में, ठीक है, कि अगर हम लोग इथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम के साथ कराएंगे तो क्या होगा। तो देखिए, मैंने हालांकि बताई है, लेकिन देखो, यह CH3COOH, ठीक है, मैं इसके दो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब दो यूज़ करने का बात आपको पता है, क्योंकि H निकालेंगे हम लोग। ठीक। तो H जब निकलेगा तो दो H निकलेंगे, तब तो H2 बनेगी, हाइड्रोजन गैस तब बनेगी। और इसमें हम लोग निकाल के लगाएंगे क्या, Na लगाएंगे, तो 2Na लिख दिया। ठीक। तो देखिए सोडियम की हेल्प से यहाँ पे ऐड करा रहे हैं, मैंने ऊपर लिख दिया, हालांकि रिएक्शन में साथ में लिखते चलेंगे। ठीक है, मैं बस दिखा रहा हूँ कि ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो क्या होगा, 2CH3COONA। ठीक है, तो देखिए 2Na ये हो गए, ठीक है, CH3COO 2 टाइम्स में ये हो गया, प्लस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो H2 बाहर निकल जाएगी। ये साइन है निकलने का, मतलब उड़ने का बेसिकली। ठीक है, ऊपर एरो है। ठीक। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं जब ये है, तो आप इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हो। ठीक, कि इसमें प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब एक चीज़ समझ लीजिएगा कि इथेनोइक एसिड जो है ना, यानी कि ये ये आपके पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, इन सब के साथ रिएक्ट करके ये आराम से हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देती है। ठीक है, तो आप रिएक्शन विद मेटल पढ़े हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको पढ़ाया ना, ये जो है ना, ये आपकी रिएक्शन विद है मेटल। ठीक। रिएक्शन विद सोडियम नहीं पढ़ा ये। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, लिख लो इसे। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे, एक चीज बताइए कि रिएक्शन विद मेटल है, तो मेटल के साथ रिएक्शन देना, मतलब नंबर ऑफ मेटल्स के साथ रिएक्शन देना, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी, एसिड्स की, और इथेनॉइक तो एसिड है। ठीक है, तो एक चीज़ समझिए, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, उस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक, कि एसिडिक नेचर जिस चीज़ का भी, यानी जो चीज़ भी एसिड की तरीके से बिहेव कर रही है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, जो चीज़ भी एसिड की तरीके से बिहेव कर रही है, ठीक, तो वो मेटल से रिएक्ट करेगी। ठीक है, एल्कलीज से रिएक्ट करेगी, एल्कलीज बोल रहा हूँ। ठीक है, मेटल्स हैं, मेटल्स बहुत सारे मेटल्स होंगे, स्पेसिफिक एक नहीं होगी। एल्कलीज बहुत सारे बेसेस होंगे।
एल्कलीज क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल बेसिस, ठीक, उनसे रिएक्ट करेगी। देन अगर बात करूँ तो कार्बोनेट्स उनसे रिएक्शन करेगी, और बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, इन सब से रिएक्शन करेगी। ये बात याद रखना, जब भी कोई एसिड होगा तो वो मेटल से, एल्कलीज से, यानी बेसिस से, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स से रिएक्शन करेगा ही करेगा, ठीक। तो मैंने पहली रिएक्शन तो आपसे शेयर कर दी अभी। कौन सी रिएक्शन थी? CH3COOH की सोडियम के साथ रिएक्शन। तो सोडियम आया, हाइड्रोजन को निकाला, हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे जाने से पहले एक चीज़ याद करना आप, कि जो विनेगर होता है ना, ठीक, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक प्रिजर्वेटिव की तरीके से यूज़ होता है, ओके। फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सॉसेज को प्रिजर्व करने के लिए, पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बेसिकली क्या है ये? प्रिजर्वेटिव है। बहुत सारे अचार बनते हैं तो उसमें डाला जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं तो उसमें डाला जाता है, और ये प्रिजर्व करता है, मतलब उसे बहुत टाइम तक रखता है सही, ठीक है। चलो देखो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिएक्शन विद एल्कली, एल्कलीज ले लो, एल्कली बोल लो, ठीक है। तो रिएक्शन एल्कली के साथ मतलब बेस के साथ, किसी के दिमाग में ये ना आ रहा है कि भाई एल्कली क्या होता है, तो बेस। तो मैं सिंपल सा एक रिएक्शन करा के दिखा देता हूँ आपको, उस तरीके से आप और से भी रिएक्शन करा सकते हो। देखो, CH3COOH, सही। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखना, मैं यहाँ पर HONA, ठीक, मैंने इस तरीके से लिखा है, NaOH को, है ये NaOH, मैंने लिखा है बस। अब वो लिखने की वजह यह है, मैंने एरो लगा दिया ऐसे, कि मैं इससे कुछ निकालना चाह रहा हूँ यहाँ से। क्या निकला? H2O, ठीक। तो अगर मैं यहाँ से लिख दूँ सॉरी, CH3COO, क्योंकि इतना तो बचा ना भाई, ये चीज़ बची है ना, ठीक। उसके बाद Na, तो CH3COO अभी भी रह गया ना, CH3COO रह गया, और निकला क्या? H2O। तो याद करो, जब भी आपकी रिएक्शन एसिड की किसके साथ होती है? बेस के साथ, तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। दिस इज द थिंग, सॉल्ट एंड वाटर बन गया, ठीक, क्लियर हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं, रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स, रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स, ठीक, सही है। देखो, देखना, एक चीज समझो, पहले तो समझो कि बाइकार्बोनेट क्या होता है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये है मेटल और इसके साथ में लगा है HCO3, देन दिस इज बाइकार्बोनेट। और अगर ये रहा मेटल, ठीक है, ये है CO3, so this is only carbonate, क्लियर। मेटल साथ डायरेक्ट कार्बोनेट लगा है, दिस इज कार्बोनेट। मेटल के साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा है, दिस इज हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर बाइकार्बोनेट, क्लियर हो गया, ओके।
एक बात समझ के चलिए, जब भी इन दोनों के साथ रिएक्शन होगी, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना, जब भी इन दोनों के ही साथ रिएक्शन होगी तो आपको एक कॉमन सा पैटर्न देखने को मिलेगा। क्या होगा? वाटर वाटर निकलेगा, CO2 गैस निकलेगी और CH3COO Na बनेगा। मैंने क्या बोला? सुन लो, प्रोडक्ट में एक तरफ बना दे रहा हूँ, दो रिएक्शन कराऊंगा, ठीक? प्रोडक्ट कॉमन रहेगा। क्या निकलेगा? CH3COO Na बनेगा, अगर Na लूँगा तो, ठीक है। CO2 गैस निकलेगी और साथ में वाटर निकलेगा। क्लियर? अब जिस हिसाब से मैं जितना अमाउंट में लूँगा उस हिसाब से उतना निकलेगा। तो पहली रिएक्शन में सेम इतना निकलेगा, नेक्स्ट रिएक्शन में डबल निकलेगा। क्यों? देखो, तो फर्स्ट रिएक्शन का मैंने एरो लगा दिया, फर्स्ट रिएक्शन दिखा रहा हूँ, उसके बाद रिएक्शन हटाऊंगा, दूसरी दिखाऊंगा, ठीक? तो आपने CH3COO Na लिया, सॉरी Na क्यों लिया है, तो आपने H लिया। देन आपने क्या किया? आपने NaHCO3 लगा दिया। ठीक, ओके। अब देखो क्या निकलेगा, जरा गौर से देखना। जो चीज़ है कॉमन वो तो रहेगी ना। देखो CH3COO और Na, ये तो आएगा, ये लगे, ये बनाएगा ना, ये बनना है तो ये चीज़ रहेगी, ठीक? अब जरा गौर से देखना, अगर मैं बची चीज़ को काउंट करूँ तो H बचा और HCO3 बचा, ठीक? तो दो H और एक ऑक्सीजन H2O बनाएगा, ठीक है? तो H2O निकल गया और बचा CO2। तो देखो, CO2 ये गई, H2 ये गया, तो बन जो रहा है वो किस तरीके से बन रहा है, वो चीज़ समझ आई? क्या चीज़ कैसे कैसे जा रही, ठीक? तो H2O और CO2, सही। पहली वाली रिएक्शन में कोई नंबर्स में चेंज नहीं है, लेकिन वहीं पे अगर मैं दूसरी रिएक्शन भी कराऊँ आपके लिए, तो एक मिनट दे दो, मुझे भी कराता हूँ। पढ़ाई प्लीज़ करते रहना, पढ़ाई में कतई भी ढीलापन नहीं चाहिए। तो देखो, मैं इधर का पूरा पूरा मिटा दे रहा हूँ, चेंज कर दूंगा, ठीक है? आपकी वैल्यू जो राइट साइड की कॉमन है, राइट साइड की वैल्यूज कॉमन है, तो CH3COO बनेगा, ठीक है? अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 2CH3COOH और साथ में ले लूँ Na2CO3, देखने गौर से, मैंने क्या किया, मैंने दो CH3COO निकलने चाहिए, तो मैंने दो CH3COO निकाल दिया। इनके साथ में Na, तो दो भी Na निकल गए। अभी भी आपके पास सेम प्रोडक्ट बचा है क्योंकि HCO3 है, तो H, क्योंकि दो हैं, दो H हो गए और CO3, तो दो H और एक ऑक्सीजन फ्रॉम CO3, H2O बन गया और बचा वो CO2, ये रहा CO2। क्लियर? मेरे ख्याल से रिएक्शन समझ आई होंगी, पहली मेटल के साथ, दूसरी एल्कलीज के साथ, तीसरी ये वाली दोनों बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ। आई होप क्लियर है सब, बढ़िया। अब एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन बची है, जो मैं बेसिकली बता चुका हूँ। मैंने कहा था कि मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, बतानी पड़ेगी भैया। रिएक्शन विद अल्कोहल्स, जब आप रिएक्शन एसिड की अल्कोहल के साथ कराते हो, स्पेसिफिकली एसिडिक एसिड की, तो CH3COOH, याद कर लो, दोबारा हो रही है आपकी, है ना?
C2H5OH। अब मैं उस तरीके से नहीं लिखूंगा जैसे पीछे लिखा था। कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक, क्या बनना चाहिए? इथाइल इथेनोएट। तो CH3COO C2H5 और साथ में डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगा हुआ है ये, तो वाटर निकलेगा। सही है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं ईस्टरीफिकेशन, क्योंकि इसमें बना है जो उस बेचारे का नाम है एस्टर। स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड बनता है जो आपके 10th के सिलेबस में इसे एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ये बेसिकली फंक्शनल ग्रुप वाइज एस्टर नहीं है अपने में, ठीक। लेकिन क्योंकि इसका नाम में आता है तो इसलिए इसे पढ़ना ज़रूरी है। ESTER है, ठीक है, एस्टर। ठीक, क्लियर हो गया? ओके, एक और रिएक्शन देख लो, ज़रूरी है इस वजह से। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि बिकॉज ऑफ स्वीट स्मेल ऑफ एस्टर्स, जो एस्टर्स हैं, ठीक है, उनका यूज़ कहाँ हो रहा है? यूज़ हो रहा है फ्लेवर की जो इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे फ्लेवर्स की ज़रूरत होती है, या फिर परफ्यूम्स। क्योंकि फ्लेवर और परफ्यूम दोनों ही लाने के लिए हमें स्मेल, स्वीट स्मेल की ज़रूरत होती है। तो अगर कोई कोई पूछ रहे ना, तो ये इसका यूज़ है एस्टर का। कभी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, विद द हेल्प ऑफ इथेनॉल हाउ विल यू फॉर्म a sweet smelling product which is word widely used to make perfumes। ठीक है, तो इस चीज को अपने दिमाग में रखना कि वो बात कर रहा है एस्टर की। दैट मीन्स वो बात कर रहा है आपसे एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन की। ठीक है, तो एस्टर के एस्टर कह रहा हूँ, एस्टर से रिलेटेड एक रिएक्शन है, वो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इट इज़ द पार्ट ऑफ NCERT आती है, प्लीज़, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि हम लोग क्या करते हैं, अगर एस्टर को रिएक्ट कराने हम लोग बेस के साथ, एल्कली, ठीक है, या फिर मैं आपसे बोल दूं आप एसिड के साथ भी करा दो तब भी ठीक। तो मतलब जो NCERT में वो बेस के बारे में बात की, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एसिड के साथ भी कराने पर सेम चीज़ मिलती है। ठीक है, तो आप सुनो अभी कि बेस में मैं बताऊंगा, बेस ही जो है सिलेबस बताऊंगा अभी। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ऑन ट्रीटिंग विद एस्टर विद एसिड और alkali solution, ठीक है, इट एस्टर converted back into the constituent alcohol and sodium salt, या फिर जो मेटल सॉल्ट है। अगर मैं अल्कली या बेस की बात कर रहा हूँ, किसी मेटल का होगा ना, तो उस मेटल का सॉल्ट देगा। ठीक है, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। ठीक है, तो देखो कैसे होगी रिएक्शन, और इस रिएक्शन का जो नाम होता है, नाम होता है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मतलब हो सकता है आपसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट पूछा जाए, लेकिन ये रिएक्शन बहुत ही डिफरेंट है, तो इसलिए याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है, रिएक्शन देखिए। एक काम करो आप, CH3 C डबल O C2H5 जो कि आपका इथाइल इथेनेट होता है उसे ले लो। तो CH3 C डबल O, और यहाँ से मैं C2H5 ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक, अब देखना मैं इसकी रिएक्शन जो करा रहा हूँ ना, मैं किस तरीके से कराऊंगा इसे समझ लो आप। मैं NaOH ऐसे करा रहा हूँ। ठीक, तो अब देखो इस तरीके से टूट जाएगा, इस तरीके से टूट जाएगा, और CH3 C डबल O Na बन जाएगा और C2H5OH बन जाएगा। ठीक, तो CH3 C डबल O Na एक बना प्लस C2H5OH बना। अभी मैंने आपको ये बताया कि क्या बनता है, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, दिस इज करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, और साथ ही साथ जो आपका सोडियम सॉल्ट बन गया करस्पॉन्डिंग एसिड का, जिसका वो पार्ट था। ठीक है, तो इसे अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि दिस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, क्या ये नहीं है? मतलब मैंने यहाँ पे एक्वस लिया है NaOH, तभी तो घुल के बना है ना, ये आपका लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक, ये चीज वाटर की प्रेजेंस में ही तो हो रही है। तो मैं अगर इसे बोल रहा हूँ हाइड्रोलिसिस, कि पानी की मौजूदगी में टूट रहा है क्या, एस्टर, है ना? और उसी का हम लोग क्या बोल रहे हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बन रहा है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना, यहाँ पे जो बन रहा है, दिस इज सोप, दिस इज वेरी वेरी कॉमन थिंग इन सोप्स। ठीक है, जो भी सोप बनते हैं, अभी आएगा आगे। ठीक है, तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, वो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, किसके, सोडियम और पोटेशियम की। तो मैं यहाँ पे आपको इसी के साथ इंट्रोड्यूस भी करा रहा हूँ। सोप का इंट्रो समझ लो, क्या है सोप का इंट्रो, कि दीज आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ, मैं अगर मैं CN लेके चल रहा हूँ, है ना, मैं N छोड़ो, मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ। अगर मैं C70 ले लूँ, ठीक है, तो जरा सोचना, अब सोचो ये क्या है, ये अल्काइल है ना, मैंने H की वैल्यू भी लिखनी है मुझे, ये मत सोचो कि मैंने गलत छोड़ दिया, लिखा नहीं। तो CnH2n+1 होता है ना अल्काइल। तो जो 17 है, 17 का डबल +1 करो, 35 हुआ ना। ठीक, और 19 का डबल +1 करो, 39 हुआ। तो ये आपके इतनी लंबी चेन्स हैं ये कार्बन की। ठीक है, और उनसे जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, या फिर जो फैटी, मैं लॉन्ग चेन बोल रहा हूँ तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, उनके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स सोप्स कहलाते हैं। मैंने क्या बोला, फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, रिलैक्स। सोप क्या है? सोप आपके लॉन्ग चेन्स हैं फैटी एसिड्स की। देखो एसिड कैसे दिख रहा है मुझे, मैं यहाँ पे अगर वाटर रखूँ, अगर मैं वाटर से निकाल दूँ तो NaOH निकल जाएगा, ठीक है, KOH निकल जाएगा, सही। लेकिन अगर मैं फिर से ला के NaOH लगा दूँ तो यहाँ पे Na आ जाएगा ना, H को हटा के, K हटा देगा H को। ठीक, तो लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स, क्योंकि दिस होल, देखो दिस होल, ठीक है, फैटी एसिड का पार्ट है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड ऑफ सोडियम सॉल्ट, ठीक है, ऑफ पोटेशियम सॉल्ट। क्लियर? दीज आर सोप्स। इस वजह से इस रिएक्शन का नाम दिया गया सपोनिफिकेशन, जिसमें सोप का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो अगर मैं इसी तरीके से आपको ये भी दिखाऊं
कि क्या आपका ये टूट सकता है, नहीं टूट सकता है एस्टर वाटर लगाने पर। तो हाँ, वाटर से भी आप तोड़ सकते हो, देख लो। CH3 COO C2H5, ठीक। यहाँ पे H ले लो, यहाँ पे OH ले लो, जैसे वो तोड़ा था NaOH ऐसे तोड़ दो, तो क्या बन गया CH3COOH प्लस C2H5OH। तो अगर मैं आपसे बोलूँ जिस रिएक्शन के थ्रू आप आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी आप बना रहे हो सोडियम इथॉक्साइड या फिर इथेनोएट या फिर एस्टर, ठीक, वो बैकवर्ड भी रिएक्शन होती है। दैट मीन्स दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये चीज़ याद रखना, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, याद रखना। तो कभी आपसे अगर कभी कोई आ जाते ना केस बेस्ड क्वेश्चन, उसमें कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन बना देता है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि हाँ सर ये होता है, ऐसा होता है, ठीक। चलो कुछ अलग से चीज़ एक बताता हूँ, उसका यूजेस की बात करेंगे, ठीक है। एक रिएक्शन होती है, नाम है उसका डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक। अब एक चीज़ समझना, मैं इस रिएक्शन को बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी ना, ये आपकी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड की रिएक्शन है बेस के साथ। अभी मेरी बात सुनो, फिर उसके बाद समझ आएगी। रिएक्शन में भी बता देता हूँ, रिएक्शन में पहले बता देता हूँ, देखो। CH3COO ठीक, प्लस NaOH। मैंने बेस के साथ रिएक्शन कराई है कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, मैंने बोला प्रेजेंस में, ठीक है। ये एज ए कैटलिस्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड एक कैटलिस्ट है यहाँ पे, ठीक। तो देखो होगा क्या, बहुत अच्छे समझ लो, ठीक है। देखो ये CH3, ये है H, तो सबसे पहले निकलेगा CH4, ठीक है। ये है CO, ये है O। तो ये CO3 बना रहा और ये है 2 Na, तो क्या बना Na2CO3। तो 2Na CO2 और एक ये तीनों मिलके एक साथ Na2CO3 बना रहे हैं, और CH3H क्या बना, मीथेन। तो मैं क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो समझो। आपको अगर पूछी जाए तो आपको वो स्टेटमेंट लिख के रिएक्शन को दोगे और कंप्लीट करोगे। गौर से सुनना, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, ये सोडियम लिया है, यहाँ पे सोडियम लिया है, यहाँ पे पोटेशियम भी हो सकता है। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, रहा तो इथेनोइक एसिड रहा होगा ना, ठीक है। ऑन हीटिंग विद, यहाँ हीट का साइन नहीं लगा है, ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम, दिस इज दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, नहीं सोडा, ठीक है। और लाइम ये रहा NaOH, ठीक, सोडा लाइम, ठीक। तो कह रहा है कि 3 पार्ट ऑफ NaOH होना चाहिए और 1 पार्ट ऑफ CaO होना चाहिए, तब बनता है सोडा लाइम। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कभी सोडा लाइम पूछ लिया ना, तो याद रखना 3 पार्ट NaOH और 1 पार्ट CaO। तो मैं इसे ऐसे अलग से लिख दूँ, याद रखने से नोट कर लो। सोडा लाइम क्या होता है, 3NaOH प्लस CO, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सोडा लाइम, याद रखने से, ठीक। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनो। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड को जब हीट किया जाएगा किसकी प्रेजेंस में, सोडा लाइम की प्रेजेंस में, ठीक।
सोडालाइम होता है क्या, 3 पार्ट NaOH होगा, 1 पार्ट होगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। देन वी गेट मीथेन, मतलब एल्केन बनाने की प्रोसेस है। और ये मैंने बोला ना, एल्केन बनाने की प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मेथड है प्रिपरेशन का, मीथेन को। दिस इज मीथेन ना, एल्केन बना दी, ठीक। एक चीज समझो इसमें क्या हुआ, इसमें जो मॉलिक्यूल है ना CO2 के, वो निकल गए रिएक्शन के ड्यूरेशन में, जिस वजह से इसका नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। डी मतलब होता है निकलना, डी जहां भी लग जाए वहां पे समझ लो डिहाइड्रेशन, पानी का निकलना, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, CO2 का निकलना, ठीक। तो यहाँ पे CO2 निकला है, ठीक, और जाके NaO में जुड़ा है, तभी नाम है Na2CO3, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे नॉर्मल टेस्ट की बात कर लूँ, तो एक तो लिटमस टेस्ट हो गया इथेनोइक एसिड का, टेस्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक। तो इसमें एक तो आपका लिटमस टेस्ट है, जिसमें आप लिटमस पेपर से करोगे, वो ब्लू का रेड हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट टेस्ट है, ठीक है, उसमें CO2 गैस निकल जाएगी। तो ये सारे रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो एक है सोडियम कार्बोनेट कर लो, या फिर बाई कार्बोनेट कर लो, बाई कार्बोनेट लिख लो, ठीक है, बाई कार्बोनेट का टेस्ट है, ठीक है। तो वहाँ से CO2 गैस निकल जाती है। तीसरा है एस्टर टेस्ट। तो एस्टर जब बन जाएगा, दैट मीन्स आपने एक चीज़ तो ली होगी ना, दैट इज इथेनोइक एसिड। आपने एक चीज़ तो इथेनोइक एसिड ली होगी इथेनॉल के साथ, तभी वो बना होगा। तो स्वीट स्मेल का आना, दैट मीन्स आपका कि हाँ, हम लोगों ने जो लिया था दैट इज इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब इसके यूजेस सुन लो, इसके यूजेस सुन लो क्या होते हैं। पहली चीज़ तो है विनेगर की तरीके से यूज़ होगा कुकिंग में, ठीक है, और टेस्टी बनाने के लिए, या फिर एज ए प्रिजर्वेटिव भी हो सकता है, ठीक है, पिकल्स बनाने में, ठीक। देन अगर मैं बात करूं कि डाइज जो बनती हैं उन्हें बनाने में, परफ्यूम बनाने में, ठीक है। और एक रेशा होता है, रेशा मतलब फाइबर होता है, रेयॉन, रेयॉन को बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट बोलूँ तो प्लास्टिक बनाने में, देन रबर हुआ, देन हुआ सिल्क, ठीक, इन सब को बनाने में भी यूज़ होता है। देन अगर बात करूँ कि लैब में और इंडस्ट्री में एज ए सॉल्वेंट के तरीके से, एज सॉल्वेंट इन लैब एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में, ठीक है, लैब में सॉल्वेंट के तरीके से यूज़ होता है। एक चीज़ याद रखना, एक स्पेसिफिक है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, यूजेस में वाइट लेड होता है, वाइट लेड बनाया जाता है, ठीक है, उसकी मेकिंग में भी यूज़ होता है। वाइट लेड का फॉर्मूला देख लो, वाइट लेड फॉर्मूला सुनो, 2PbCO3 डॉट PbOH होल ट्वाइस। ये ऐसे याद रखना, इसे बनाने में यूज़ होता है, लेकिन रेयरली है कि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। इम्पोर्टेंस का यूज़ शो करके हो सकता है आपसे कंपाउंड पूछ लिया जाए, विच ऑफ द कार्बन कंपाउंड इज यूज टू मेक, ये दे दिया और ये दे दिया, ऑप्शन में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और इथेनोइक एसिड का एक यूज़ इनमें से कौन सा नहीं है, तो किसी ने कह दे कि वाइट लेड बनाता है, आपको पता ही नहीं वाइट लेड, तो याद रखना उसमें भी होता है। देन लैब रीजेंट में आपका यूज़ होता है ये, ठीक है। और मेरे ख्याल से जितना मुझे याद आ रहा उतना है नहीं, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट आपका होगा सोप एंड डिटर्जेंट्स।
मुझे लगता है जिस पेस के साथ मैं चल रहा हूँ, ठीक है, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। और अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। प्लीज़ अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, नॉलेज को शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे।